हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू मेडिसिन के बारे में जो अक्सर लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग देखें तो हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है। अगर कोई बंदा कहे कि भाई मेरे सर में दर्द है तो आप डायरेक्टली बोलते हो कि भाई ब्रोपिन खा लो ठीक हो जाओगे। अगर कोई बंदा कह रहा है कि भाई मेरे पैर में दर्द है तो आप कहते हो भाई ब्रोपिन खा लो ठीक हो जाओगे। और अगर कोई बंदा कह रहा है भाई मेरे पेट में दर्द है और आप कह रहे हो भाई प्रोटीन खा लो ठीक हो जाओगे, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये क्यों, किस वजह से आप क्यों पेट दर्द में यूज नहीं कर सकते, इसको हम आगे देखेंगे। और अगर कोई बंदा कह रहा है कि भाई मेरे सर में दर्द है और आप उसे कहते हो कि भाई प्रोटीन खा लो ठीक हो जाओगे, तो ये आप पहले आपको उसे देखना चाहिए कि कहीं इसे एनीमिया तो नहीं है, ब्लड लेवल तो इसका कम नहीं है, या फिर इसे कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई किडनी प्रॉब्लम है तो फिर भी ये इसे ब्रोफिन खाना इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई बंदे को एनसेड फैमिली से ब्रोफिन से एलर्जी है, आप इसे ब्रोफिन देते हो तो फिर उसकी ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगी और उसमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगी, तो आप उसको ब्रोफिन नहीं दे सकते। और ये कॉमनली लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो आजकल हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है। कोई कहता है कि भाई मेरे सर में दर्द है बस प्रोटीन खा लो, पैर में दर्द है प्रोटीन खा लो, पेट में दर्द है प्रोटीन खा लो। ये क्यों वो पेट दर्द में इस्तेमाल नहीं होता या फिर किडनी प्रॉब्लम में इस्तेमाल नहीं होता? तो आप हम इसे देखते हैं, इस ब्रोफिन के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि ब्रोफिन को हम किन डिजीज में यूज कर सकते हैं और किन डिजीज में यूज नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रोफिन ब्रोफिन जिसका जेनरिक फार्मूला है आई ब्रोफिन, और ये बेसिकली ओवर द काउंटर है। ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिसिन से, ओटीसी मेडिसिन मींस ये आजकल हम लोग तो इससे ये मतलब ले लेते हैं कि ओटीसी मेडिसिन से मींस ये लोकल मेडिसिन से या फिर लोकल कंपनी से लिया गया है, ये वो लोकल मेडिसिन से। लेकिन इस तरह नहीं है। ओटीसी मींस ओवर द काउंटर, ये आपको हर क्लिनिक्स पे मिल सकती है। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के जो टेबलेट अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसे हम ओटीसी कहते हैं, ओटीसी मेडिसिन कहते हैं। और अगर हम इसकी केमिकल नेम को देखें तो 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपायोनिक एसिड, ये प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। और अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C13H18 और O2। और अगर हम इसकी फार्माकोलॉजी को देखें कि इसकी फार्माकोलॉजी क्या है और ये किस तरह काम करता है बेसिकली, तो ये जो ब्रोपिन है इसको हम पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन एंड जॉइंट पेन, आर्थराइटिस वगैरह में यूज कर सकते हैं और ये एक अच्छा रिजल्ट देता है। ये बेसिकली एनसेड टेबलेट है। एनसेड टेबलेट में नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। और ये इस तरह हो जाता है, अगर किसी बंदे को कहीं पर कोई इंजरी लग जाती है, वहां वो स्वेल हो जाता है या फिर कोई इन्फ्लेमेशन, फीवर या दर्द, तो ये काम किस तरह करता है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो बेसिकली जब किसी बंदे को कहीं पर जो इंजरी लग जाती है या फिर किसी बंदे को कोई बुखार है, तो उस इन्फ्लेमेशन जो सेंसेशन होती है, जो सिग्नल होती है, वो किस तरह बॉडी में डेवलप हो जाती है। लेट सपोज अगर कोई बंदे को कहीं पर इंजरी लग जाती है तो वहां पर जो एराकिडोनिक एसिड होता है, एराकिडोनिक एसिड, वहां पर एराकिडोनिक एसिड होता है और ये एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन में, प्रोस्टाग्लैंडिन में। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक लोकल हार्मोन है। ये इन्फ्लेमेशन सेंसेशन हमें देता है, इन्फ्लेमेशन सिग्नल हमें देता है जहां पर हमें कोई इंजरी लग जाती है, चोट वगैरह हो जाती है या कोई जगह स्वेल हो जाती है। और ये एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में एक एंजाइम कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम कॉक्स एंजाइम कहते हैं। कॉक्स एंजाइम, जब हम इस ब्रोफिन टेबलेट को ले लेते हैं तो ये इस कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। जब ये कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो एराकिडोनिक एसिड फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब वो उसकी फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो जो इन्फ्लेमेशन, फीवर, पेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उसे हमें रिलीफ मिल जाता है। और ये अब जो कॉक्स एंजाइम है, ये अब हम देखते हैं कि इसको हम स्टमक डिजीज में प्रोटीन को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ब्रोपीन टेबलेट को हम स्टमक डिजीज में इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कॉक्स एंजाइम होता है ये स्टमक लाइनिंग प्रोटेक्शन करता है, ये स्टमक लाइनिंग में पाया जाता है और वहां पर एसिड की लेवल को बरकरार रखता है, एसिड की और सिक्रीशन को भी बेसिकली एसिड की और सिक्रीशन ना हो, ये इसे रोक लेता है और तो उसी के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड एक्ट करता है, वहां पर जो स्टमक लाइनिंग होती है उसकी प्रोटेक्शन करता है कि वो एसिड के साथ डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसकी प्रोटेक्शन करता है। लेट्स सपोज अगर कोई बंदे को स्टमक डिजीज है, अल्सर वगैरह है, आप उसे आइबुप्रोफेन दे देते हो तो वहां पर कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, जब कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो उसे फिर पेप्टिक अल्सर हो जाता है, पेप्टिक अल्सर भी हो जाता है और यहाँ तक कि उसे फिर डायरिया भी हो जाता है, सीवियर डायरिया, उसका पेट खराब होने लगता है। तो आप इस वजह से स्टमक डिजीज में कभी भी आइबुप्रोफेन का यूज नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ अगर किसी बंदे को किडनी डिजीज है, किडनी प्रॉब्लम है, किडनी में दर्द है, आप उसे आइबुप्रोफेन देते हो तो तब भी आप उस पेशेंट को तबाह कर रहे हो, क्योंकि जो किडनी पेशेंट होता है, जो किडनी पेशेंट होता है, किडनी पेशेंट होता है, किडनी पेशेंट, तो वहां पर किडनी में लेट सपोज इस किडनी में वहां पर भी इस कॉक्स एंजाइम का एक खास रोल होता है, ये उस किडनी वहां पर जो वेसल होती है वहां पर कॉक्स एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये उस वेसल को डायलेट कर देता है, उस वेसल को उसको इस तरह डायलेट कर देता है, तो मोर ब्लड किडनी में आता है और फिल्टर होकर वापस बॉडी हार्ट में चला जाता है और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो इस तरह ये इस वेसल को डायलेट करता है कौन, कॉक्स एंजाइम। लेट्स सपोज अगर कॉक्स एंजाइम वहां पर इनहिबिट हो जाए तो फिर वेसल क्लोज होगा और वो अच्छी तरह ब्लड फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी, और अगर कोई बंदा किडनी उसे किडनी डिजीज है और उसकी ब्लड फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाए तो फिर उसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ब्लड ज्यादा फिल्ट्रेट नहीं होगा और फिर वो बॉडी में इसलिए अगर ब्लड फिल्ट्रेट नहीं होगा तो फिर ये बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर पहले ही उसे किडनी प्रॉब्लम है और आप इसके लिए जो वेसल है जो थोड़ी बहुत ब्लड फिल्ट्रेट होकर बॉडी में आ रही है आप उसे भी ब्लॉक कर देते हो तो फिर बंदा कोमा में भी चला जा सकता है। तो ये आइबुप्रोफेन की सीवियर साइड इफेक्ट है, सीवियर प्रॉब्लम है जिसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर हम इसकी फार्माकोलॉजी को देखें तो ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है क्योंकि ये ज्यादातर लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है, लिपोफिलिक होता है जो इसलिए लिपिड सॉल्युबल होता है और इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसके साथ साथ इसकी बायोअवेलेबिलिटी 80 to 100% है क्योंकि ये ज्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है। आंसर अगर हम इसकी आंसर 30 to 60 मिनट के अंदर ही ये अपना एक्शन शो कर देता है और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 4 से 6 हार्स के अंदर है, फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। उसके डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादातर प्रोटीन बाउंडेड ड्रग्स है, ये 90 to 99% प्रोटीन बाउंडेड रखे, जो ब्लड में जो प्रोटीन होते हैं जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसके साथ बांड बनाकर उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी में। और इसके बाद अगर हम कॉमन यूज में देखें तो इसको हम पेन में यूज कर सकते हैं, फीवर में यूज कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन में भी यूज कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन पेनाडाल लेक्चर में मैंने आपको एक बात कही थी कि पेनाडाल को हम एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो से ओनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है और जब वो सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट कर देता है तो फिर वो एज इंफ्लेमेटरी ड्रग रिस्पांस नहीं देता, क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें जो कॉक्स एंजाइम वहां पर होती है वो फिर वो इंफ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। और ये जो ड्रग है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट कर देता है और पेरिफेरल सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये एज एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यूज होता है। और इसी के साथ साथ ये जॉइंट पेन में भी यूज होता है जो आर्थराइटिस वगैरह होते हैं। और अगर हम इसकी साइड इफेक्ट पे देखें तो इसकी साइड इफेक्ट में डेजीनेस है, सर घूमने लगता है, हेडेक होता है, सीवियर हेडेक होता है और यहाँ तक एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। और अगर हम कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसको आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिस्क में यूज नहीं कर सकते, इसका रिस्क होता है तो मैंने आपको बता दिया जिस बंदे को स्टमक अल्सर वगैरह या जो पेट की जो प्रॉब्लम होती है आप इसमें कभी भी
प्रोटीन का यूज नहीं कर सकते, वहां पर कॉक्स एंजाइम का बहुत अहम रोल होता है। अगर आप उस कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देते हो तो आपको फिर सीवियर साइड डिजीज का सामना करना पड़ सकता है, आप और डिजीज में मुब्तला हो सकते हो। तो आपने इसका ख्याल रखना है। किडनी डिजीज में यूज नहीं कर सकते हो, लिवर डिजीज में भी यूज नहीं कर सकते, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और एलर्जिक जिस बंदे को एनसेड फैमिली टेबलेट से एलर्जी है वो भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी उसे फिर हाइपर सेंसिटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था आज का मेरा लेक्चर प्रोटीन के ऊपर, जो मैंने आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका फिर गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, डॉक्टर की इजाजत के बगैर आप लोग प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आप इस चीजों का खास तौर पर ख्याल रखेंगे। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि उन लोगों का भी फायदा होगा, क्योंकि आजकल तो हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है, तो उसे सीवियर डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। तो आप एक इंसानियत के नाते इस वीडियो को फर्दर शेयर करें ताकि लोगों का फायदा हो सके। बेशक आप मुझे कोई भी लाइक ना करें, मेरी आईडी को लाइक ना करें, क्योंकि मुझे कोई लाइक वाइक नहीं चाहिए, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, क्योंकि मैं एज ए इंसानियत आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि आप इन बीमारियों का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि ये आजकल माशरे में भी बहुत ज्यादा हो रही है। एज ए इंसानियत लोगों को ये वीडियो फर्दर शेयर करें। तो अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।